कोई भी जो लाइन है वो तीनों एक्सिस से तीन तरह के एंगल करती है, अल्फा, बीटा और एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ। और वही अल्फा, बीटा, गामा जो डिग्री में है उनको अगर हमने क्या लगाया कॉस, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको क्या बोलते हैं फिर डायरेक्शन कोसाइन। ये लेकिन नंबर में आता है। एलिमेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं उसकी टेक्निक्स पढ़े थे 5। ये लेने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, यानी अगर आपको एलिमेंट एंगल पता हो तो आप इजीली एलिमेंट निकाल सकते हो। दूसरी टेक्निक क्या पढ़े थे, किसी भी लाइन के यूनिट वेक्टर में कौन रहता है एलिमेंट, यानी आपको बस यूनिट वेक्टर पता हो तो बहुत अच्छा है, समझो कि एलिमेंट मिल गया। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर नहीं पता और क्या पता हो वेक्टर पता हो तो वेक्टर पता हो तो उससे क्या तैयार करना यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर मिल गया तो समझ जाओ एलिमेंट मिल गया। और दो टेक्निक थी, अगर आपको लाइन की क्या पता हो डायरेक्शन रेशियो यानी एबीसी, अगर ये पता है तो यल का फॉर्मूला तब भी सिंपल है, ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यम का बी अपॉन स्क्वायर रूट में ना, ऐसे इस तरह से 3 फॉर्मूला। और अगर सर एबीसी ना पता हो तो डायरेक्शन रेशियो भी ना पता हो तो हम डायरेक्शन रेशियो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर आपको लाइन के क्या पता है कोऑर्डिनेट्स, क्या पता है तो आप एबीसी यानी डायरेक्शन रेशियो, एबीसी यानी क्या वो आप निकाल सकते हो। कैसे, कोऑर्डिनेट्स का क्या करो डिफरेंस, तुम्हें एबीसी मिल जाएगा। एक बार एबीसी मिल गया, डायरेक्शन रेशियो मिल गए, समझ जाओ एलिमेंट मिल गया। ये फॉर्मूला वापस इसमें आना पड़ेगा, एबीसी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं वो बताओ। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, जो लाइन के एलिमेंट रहते हैं ना उनको प्रपोर्शन में जो नंबर रहते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। एलिमेंट भी नंबर है और एबीसी भी नंबर है, लेकिन एलिमेंट ये एक सेट रहता है। एलिमेंट क्या होता है, वो अल्फा बीटा गामा से होता है। अब अल्फा बीटा गामा का एक सेट रहता है, एक लाइन यानी एक सेट, एक लाइन है तो ये सेट एक बनेगा। इसका मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा एक सेट रहेगा, यानी एलिमेंट एक सेट, एक लाइन का एलिमेंट एक सेट रहेगा। लेकिन एबीसी बहुत सारे रहते हैं, तो एबीसी यानी एलिमेंट को प्रोपोर्शन वाले नंबर। अब एलिमेंट को प्रोपोर्शन नंबर बहुत सारे हैं, इसलिए एबीसी बहुत सारे, तो एबीसी ये प्रोपोर्शन वाले नंबर है एलिमेंट के साथ। अब बताओ ये डायरेक्शन रेशियो यानी एबीसी वो रहते कहाँ पे, तो लाइन ने क्या किया, लाइन के पास दो चीजें है, क्या है, लाइन के पास यूनिट वेक्टर कितना है एक है, और वेक्टर कितने हैं, लाइन पर वेक्टर कितने रहते हैं बहुत सारे, लेकिन यूनिट वेक्टर जैसे वेक्टर पी ले लो, वेक्टर बी ले लो, वेक्टर आर ले लो, आने जाने वाले बहुत वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर कितना रहता है एक है। तुम वेक्टर ए से बनाओ तो ए क्या बनेगा, बी से बनाओ तो ए क्या, पी से बनाओ, लेकिन ये सब एक दिखेंगे, यानी वेक्टर भले अलग अलग है लेकिन यूनिट वेक्टर एक है, यानी ए कैप बी कैप सी कैप जो भी रहेगा वो एक रहेगा, यानी कैलकुलेशन से वो एक ही बनता है, वो अलग अलग नहीं बनता, बस नाम अलग होगा। ए से बनाया तो ए कैप दिखेगा, बी से बनाया तो बी कैप, पी से बनाया तो, लेकिन सब एक रहेगा। यानी अगर ए कैप की वैल्यू 1/√14 I 2/√14 J ऐसी कुछ होंगी तो सब कुछ वही होंगी, बी कैप भी वही होगा, सी कैप भी वही होगा, पी कैप भी वही होगा, यानी यूनिट वेक्टर बदलता नहीं है, वो एक आता है। एक लाइन पर एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन वेक्टर बहुत सारे। तो लाइन ने क्या किया, लाइन के पास दो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी एलिमेंट है, दूसरी प्रॉपर्टी है एबीसी। तो लाइन ने सोचा कि एलिमेंट मेरी यूनिक प्रॉपर्टी है, तो उसने किस में डाल दी यूनिक, यूनिक है तो यूनिक के पास कौन है यूनिट वेक्टर, इसलिए लाइन ने एलिमेंट किसके पास दे दिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक रहता है, एलिमेंट भी एक सेट है और यूनिट वेक्टर भी एक रहता है, इसलिए उसके पास दे दिया। और एबीसी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे क्या है वेक्टर है, तो फिर लाइन ने क्या किया, ये जितने वेक्टर है सब में एबीसी डाल दिए। वेक्टर ए आई बी जे सी के, वेक्टर आर ए आई बी जे सी, यानी वेक्टर ये जो वेक्टर के आई जे के रहते हैं ना वो सब एबीसी रहते हैं, हाँ, लेकिन वो सब वेक्टर अलग अलग है, इसलिए इनको a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर मैंने वेक्टर ए बोला 2i + j - 3k, इधर वेक्टर बी मैंने कहा
4i प्लस 2j माइनस 6k, ये सब एबीसी है। लाइन के 2 1 3 एबीसी, 4 2 माइनस 6 ये भी एबीसी। तो लाइन की एबीसी बहुत सारे। अब ज्यादा एबीसी है तो क्या करते हैं हम, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, जितने एबीसी उतने नाम दे दो, लेकिन है सब एबीसी। जितने वेक्टर्स उतने एबीसी। लाइन को एबीसी बहुत सारे, वेक्टर बहुत सारे, लेकिन एलिमेंट कितना रहता है, एक रहता है, इसलिए यूनिट वेक्टर भी कितना है, एक है, तो उसी में एलिमेंट लिखिए, तो यूनिट वेक्टर। तो बताओ ये एबीसी यानी डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन रेशियो। पहला तरीका, अगर आपको एलिमेंट दिया, क्या दिया हो एलिमेंट, तो क्या करते हैं, एलिमेंट को मल्टीप्लाई एलिमेंट बाय स्पेशली किससे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। यानी अगर एलिमेंट तुम्हें 1/√14 माइनस 2/√14 ऐसे कुछ दिया तो क्या करोगे तुम, ये एलिमेंट है और आपको क्या पूछे एबीसी, तो क्या कर दो, सबको √14 से मल्टीप्लाई करो, सबको √14 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें क्या मिलेगा फिर 1 माइनस 2 3, ये हो गया एबीसी। ये एलिमेंट है, ये कौन है, एबीसी। √14 से मल्टीप्लाई करो, यानी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो एबीसी। अब डिनोमिनेटर ने √14 से करना है, ऐसे भाई माइनस √14 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो चलता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मैंने माइनस √14 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा -1। अरे आप इसको -4√14 से मल्टीप्लाई करके देखो ना, क्या होगा, कट के क्या होगा, -1 होगा ना। हाँ, इसको माइनस में किया तो ये +2 और ये क्या बनेगा -3। यानी अलग अलग एबीसी मिल जाएंगे, बहुत सारे एबीसी मिल जाएंगे। ये हो गया पहला तरीका, अगर एलिमेंट पता हो तो। बताओ एबीसी निकालने का दूसरा तरीका, अभी तो पता है आपको एबीसी निकालने का दूसरा तरीका क्या है। अगर आपको यूनिट वेक्टर किया तो उसमें कौन रहता है, एलिमेंट, क्या एलिमेंट, और बाकी सब वेक्टर में क्या रहता है, एबीसी। अगर बताओ ये लाइन है, उसमें एक वेक्टर तुम्हें पता है, कोई भी वेक्टर हो, तो बताओ उसमें क्या है, एबीसी 2i प्लस 3j माइनस 4k, तो ये एबीसी मिल गया। अगर वो वेक्टर है तो वो एबीसी है। तो लाइन का कोई भी वेक्टर पता है तो समझ जाना एबीसी है। एक उल्टी बात बताओ, अगर तुम्हें लाइन की एबीसी बताओ तो आप वेक्टर बना सकते हैं कि नहीं। अगर मैंने कहा कि ये लाइन है रे, इसकी एबीसी है 2 -1 4, इस लाइन, ध्यान से सुनना क्या बता, इस लाइन की एबीसी कौन है, इस लाइन का एक वेक्टर बताओ मुझे कौन सा है। इस लाइन का वेक्टर क्या हो गया, 2i माइनस j प्लस 4, ये हो गया इस लाइन का वेक्टर। नहीं, उस लाइन का वेक्टर हम बना सकते हैं, वेक्टर वो एबीसी से ही बनता है, ठीक है ना। तो वेक्टर है, इसका मतलब एबीसी। ये होगी दूसरी टेक्निक डायरेक्शन रेशियो निकालने की। और तीसरी टेक्निक क्या है, अगर आपको लाइन की कितने पॉइंट पता है, 2, क्या है, दोनों का क्या करो, डिफरेंस, वो मिल गया x1 y1 z1 x2 y2। अब बताओ क्या मिले, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, डिफरेंस करो। या ऐसा जरूरी नहीं कि x2 माइनस x1 करना, x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। अब आप बताओ, एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन, इस लाइन का एबीसी कितना दिया बताओ, 1 -3 4, इस लाइन का एबीसी -3। जी, और बताओ आपको क्या पूछा है, यानी दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए है ना, ये दो लाइन के क्या दिए, डायरेक्शन, यानी एबीसी दिया। और आपको पूछा क्या, देखो क्या बोला, फाइंड द ऑफ द वेक्टर, कौन सा वेक्टर, हाँ ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों लाइन को कैसा है, वेक्टर है, ये वेक्टर बोले या लाइन बोले, हाँ ये वाला वेक्टर इन दोनों लाइन को कैसा है, परपेंडिकुलर। इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ, यानी एबीसी बताओ। यानी आपको डायरेक्शन रेशियोज इन दोनों की दी है और इनको जो परपेंडिकुलर है इसके डायरेक्शन रेशियो बताओ। अब जो सही ढंग से 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ वो बताएगा। अगर आपको इसके क्या पूछे, डायरेक्शन रेशियो, इसका मतलब आप क्या बताओ, इसका वेक्टर, इस पर से जाने वाला कोई भी वेक्टर बता दो, वही क्या है, डायरेक्शन रेशियो। सर ये वेक्टर निकाले कैसा, बताइए ये वेक्टर कैसा है इन दोनों को, सर ये दोनों वेक्टर भी नहीं बता, ये दोनों वेक्टर दिए क्या, नहीं क्या दिए, इनके डायरेक्शन रेशियो, तो वेक्टर बना सकते हैं। बताओ इसका वेक्टर क्या बनेगा, ये हो गया इसका वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो यानी वेक्टर चाहिए ना भाई, बस उसका नाम दे दो वेक्टर ए। अब इसका नाम क्या दे दो, वेक्टर बी, कितना -1। अब बताओ ये प्रॉब्लम हम पढ़ चुके, 2 वेक्टर्स दिए थे, फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। हमने उनको ए और बी नाम दिया था और परपेंडिकुलर वेक्टर का नाम क्या था, निकाले था। अब उन्होंने वही क्वेश्चन को वेक्टर ना देते हुए क्या दिया, डायरेक्शन रेशियो दिया कि भी 2 लाइन के डायरेक्शन रेशियो ऐसे, तीसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो बता।
ये तीसरी लाइन कैसी, इन दोनों को परपेंडिकुलर। हमारे दिमाग में होना चाहिए अरे डायरेक्शन रेशियो यानी वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो दिया यानी ऐसा समझो कि तुम्हें कितने वेक्टर दिए, 2 वेक्टर दिए, और तीसरा क्या पूछा, डायरेक्शन रेशियो यानी वेक्टर पूछा है। क्या पूछा है, वेक्टर। तो पहले से लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि लेट वेक्टर एंड वेक्टर भी, ये 2 वेक्टर है पासिंग अलोंग द लाइंस। क्या है वो, पासिंग अलोंग द लाइंस बोलना पड़ेगा ना, जिनके डायरेक्शन रेशियो ऐसे, फिर वेक्टर ही ऐसा लिखेंगे, वेक्टर भी लिखेंगे आई जगह में, और फिर निकालेंगे हम ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी मिलने के बाद जो भी आंसर है फिर लिखेंगे ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर है जो ए और बी को कैसा है, परपेंडिकुलर, इसलिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो भी ऐसे ऐसे लिखो। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी be the vectors, ये दोनों वेक्टर्स है, be the vectors along the lines, be the vectors along the lines, ये उस लाइन पर है, along the lines है, be the vectors along the lines whose direction ratios are 1 minus 3 4 and -2 -5 3 -2 -5 3 respectively। therefore नीचे लिखो वेक्टर ए इक्वल टू I minus 3j plus 4k, I minus 3j plus 4k ऐसा ही होगा ना, और वेक्टर बी क्या होगा, -2i minus 5j हाँ प्लस 3k, ठीक है। अब ऐसा वेक्टर जो इन दोनों को कैसा है, परपेंडिकुलर लिखो, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज के बाद क्या लिखो, ए क्रॉस बी, इसके लिखो, यानी क्या लिखा आपने सेंटेंस, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज वेक्टर ए क्रॉस, यानी ए क्रॉस बी इन दोनों को कैसा है, परपेंडिकुलर। अब निकालो नीचे ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आई जे के वेक्टर ए के कोएफिशिएंट और वेक्टर बी के कोएफिशिएंट, और कितना आंसर आया तो बताओ, ठीक है। ये वेक्टर ए क्रॉस बी मिल गया, ए क्रॉस बी मिला है नहीं, इसमें क्या है, ये तीनों वेक्टर में क्या रहते हैं, हाँ ये इस लाइन के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज लिखो। देयरफॉर लास्ट इसके नीचे लिखना, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड वेक्टर, नहीं तो ऐसा लिखो ना, देयरफॉर क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या था, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज था ना, ऐसा लिखो। देयरफॉर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोज आर 11 minus 11 minus 11 minus 11 minus 11 बराबर है, ये रिकॉर्ड। बताओ कौन से डायरेक्शन रेशियो पूछे थे आपको, जो इन दोनों लाइन को कैसा है, परपेंडिकुलर, उसके बताओ। एक बात बताओ, इसके डायरेक्शन रेशियो नहीं आपको कोसाइन पूछे होते तो, आपने क्या निकाले, परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो, कौन है ये, एबीसी, इसके एबीसी है ना, मिल गए ना परपेंडिकुलर वाले के, लेकिन आपको इसके डायरेक्शन रेशियो नहीं और डायरेक्शन कोसाइन पूछोगे तो एलिमेंट पूछोगे तो पहले क्या निकालना पड़ता है, एबीसी निकालना पड़ता, यही प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करना पड़ता यहाँ तक, और आपको क्या मिल गया, एलिमेंट, सॉरी एबीसी मिल गया, फिर एलिमेंट कैसे निकालोगे, नहीं पता, फिर ये फॉर्मूला यूज करके क्या मिलता, एलिमेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही सही, हाँ तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएंगी इसकी। लिखो, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो भी एलिमेंट मिल जाएगा ना, ए क्रॉस बी यानी कौन है, एबीसी, यूनिट वेक्टर कैसे, लेट वेक्टर एन बी द यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, इससे तो बताओ क्या यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, जिस किसी वेक्टर से जाता है वो वेक्टर ऊपर और नीचे उसका नाम, ए क्रॉस बी है ना उसका, तो ए क्रॉस बी लिखो ना, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, और ये तो तुम्हें पता है 11 है -11j -11
और नीचे क्या करो उसका मैग्नीट्यूड पहले करके रख देना पड़ेगा, वो पहले काम करके रख देना, उसका क्या निकाल के रख देना मैग्नीट्यूड। समझ गए क्या? तो ये भी एक टेक्निक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरी टेक्निक कौन सी बताई? वही L इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट बीच में ऐसा भी कर सकते, इसी से जाएंगे, चलेगा कि ये? ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा करेंगे। अभी आप इसमें नहीं पूछा था, इसमें डायरेक्शन कोसाइन थोड़ी पूछे, इसमें सिर्फ कहाँ तक पूछा है? रेशोज, इसलिए वहाँ तक। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम में पूरा पूछूंगा। लिखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन बोला है बरा, वेक्टर नहीं बोला, लाइन बोला, एक च रहता है वेक्टर और लाइन, वहीं पे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, which is perpendicular to the lines with direction ratios -1 2 2 कॉमा करके लिखना, with direction ratios -1 2 2 and 0 to 1। बोलो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? -1 to 2। इसके क्या है? इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो थे। तो बताओ इनके क्या मिल गया आपको? वेक्टर ए और मिल जाएंगे क्या? और फिर इसके बाद क्या निकालेंगे? एक क्रॉस बी। यहाँ तक आओगे? ये आने के बाद हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन पे जाएंगे। पहले इतना कर लो, एक क्रॉस बी तक करके रखो, जैसा लिखा था ना अभी वैसा ही लिखो। हाँ बताओ क्या लिखा? लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी द टू वेक्टर्स अलोंग द लाइंस whose direction ratios are -1 2 2 and 0 to 1। therefore वेक्टर ए क्या हो गया? -i + 2j + 2k। वेक्टर बी क्या हो गया? 0i 2j + k। और फिर एक क्रॉस बी निकाला, एक क्रॉस बी निकाला तो कितना आंसर आया? -2i + j। क्या मिल गया तुम्हें? एक क्रॉस बी मिल गया। बताओ वो सेंटेंस लिखा था ना, वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज एक तरह से ऐसे लिखा था ना, उसके बाद एक लिखना था। अब बताओ डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, लिखो। इसके नीचे क्या सेंटेंस लिखा था? देयरफॉर। अब रिक्वायर्ड वर्ड मत लिखना। रिक्वायर्ड क्यों नहीं लिखना? क्योंकि हमें एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो नहीं पूछे, डायरेक्शन कोसाइन पूछे। क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन का। इसलिए यहाँ पे लिखो ऐसा, क्या लिखोगे? देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन perpendicular to two given lines, direction ratios of the line perpendicular to two given lines are -2 1 -2। आप इनको चेंज भी कर सकते हो, यानी आप इनको ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज करके 2 - 1 2 ऐसा भी लिख सकते हो। डायरेक्शन रेशियो को आप कैसा भी प्रोपोर्शन में चेंज कर सकते हो, यानी चाहो तो आप -2 1 -2 या फिर क्या लिखो 2 1 -2। अब एक महीने बाद पढ़ाई करोगे तो सर ने ऐसा क्यों लिखा समझ में नहीं आएगा, या तो जैसा है वैसा नहीं, या फिर ऐसा चेंज। और ज़्यादा नेगेटिव अच्छी लगती है इसलिए उनको मैंने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हो। बताओ ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन की है? परपेंडिकुलर टू क्या? परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइन, यानी इसके वो डायरेक्शन रेशियो कौन से? 2 -1 और 2 किसके? कौन सी लाइन के? परपेंडिकुलर। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन? परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइन। इनको जो उसके। अब बता, आपको डायरेक्शन रेशियो पूछे नहीं, लेकिन क्या पूछा है?
अगर डायरेक्शन रेशियो का प्रॉब्लम था तो यहीं पे एंड कर देना, कोसाइन का पूछा है ना, तो फिर क्या करेंगे, एलिमेंट कैसे पता करेंगे, दो टेक्निक कौन सी, हाँ, लेट एलिमेंट बी द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन। बताओ क्या फॉर्मूला, इनको एबीसी नाम देना, ए इक्वल टू 2, ए की 2 है, बी की -1 और सी की कितनी है 2, यर इक्वल टू फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, 2/2 स्क्वायर -1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2/√9 यानी कितना हुआ 2/3। बताओ यम इक्वल टू डायरेक्ट लिखोगे बी अपॉन स्क्वायर रूट, बोलो b कितना है -1/3 और n कितना 3 अपॉन डायरेक्ट c कितना है 2/3। ये हो गए, देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस आर 2/3 -1/3 एंड, ये हो गई एक टेक्निक। ठीक है, आपको एबीसी पता था ना, डायरेक्शन रेशियो ने कौन पता है आपको, एबीसी। अगर ये एबीसी आपको पता है तो एलिमेंट निकालने की एक टेक्निक है फॉर्मूले से। और दूसरी टेक्निक, लेट एन क्या बी द यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस, यूनिट वेक्टर क्या अलोंग ए क्रॉस। बोलो क्या होगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वो पहले वो पता कर लो, मैग्नीट्यूड क्या है बोलो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड -2 स्क्वायर 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर, कितना आएगा 4 + 1 + 4 √9 यानी कितना 3। अब बताओ ये क्या यूनिट वेक्टर है ना, तो बताओ क्या है फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का, वेक्टर अपॉन इट्स, अब बोलो ना वेक्टर कौन है -2i + j और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, बोलो कितना है, हाँ मिला क्या यूनिट वेक्टर, हाँ बताओ यूनिट वेक्टर मिला है कौन मिला, जब उसकी चलेगा यूनिट वेक्टर मिला है कौन मिला, यल या तुम बोलो कि साइन में फर्क है, हमने यहाँ पे फर्क किया था ना इसलिए यहाँ पे है, दोनों आंसर एक्सेप्टेड है। देयरफॉर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है ना, यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर -2/3 1/3 एंड -1, दैट इज करके आप चेंज करके लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, दोनों तरीके से ही है, तुम्हें जो ठीक लगे एंड टाइम पे वो कर लेना। यह तरीका कौन सा है, आपको नहीं तो भी एबीसी मिल गए थे, एलिमेंट निकालना था, ये फॉर्मूला बस लिखना पड़ेगा, लेट एलिमेंट विद द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना, ऑफ द लाइन ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ, और ये फॉर्मूला। दूसरा तरीका, सर वो वेक्टर तो पता चल गया ना, तो ये ए क्रॉस बी ये वेक्टर है, इस वेक्टर में कौन रहता है एबीसी, तो यूनिट वेक्टर निकालो उसमें एलिमेंट होगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालना, लेट एन कैप यूनिट वेक्टर, हालांकि कोई भी नाम दो, ये एन कैप नाम दिया मैंने, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब एन कैप इसी के ऊपर से जा रहा है, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर रेडियस था उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बस हो गया, 3 3 3 सबको लगा दिया, ये आई जे के ये एलिमेंट यूनिट वेक्टर में एलिमेंट रहता है। दोनों लिखो जो भी ठीक लगे, दोनों मेथड लिखो। क्या लिखा यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल और कोलिनियर लाइंस आर इन प्रोपोर्शन। ये एक लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 और c2। अब बता, अगर ये लाइंस पैरेलल है या फिर वेक्टर कैसे है, कोलिनियर है, तो उनके डायरेक्शन रेशियो कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शन। क्यों रहते प्रोपोर्शन में,
क्योंकि उनमें स्केलर मल्टीपल रहता है। क्या रहता है? एक ही स्केलर मल्टीपल रहेगा। जैसे इसके डायरेक्शन रेशियो सपोज 215 है और इसका अगर स्केलर मल्टीपल मैंने अगर 3 लिया, कितना लिया? 3, तो 3 2 6, 3 1 3 और 3 5 15। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 215 और इसके कौन से 6 3 -15 है। बताओ ये प्रोपोर्शन में रहेंगे। कैसे रहेंगे? प्रोपोर्शन। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो ऊपर A1 B1 C1, एक लाइन के और दूसरी लाइन के A2 B2 C2, और इनका रेशियो कैसे रहेगा? सेम रहेगा, यानी बोलते प्रोपोर्शन में। देखो इन सबका आंसर 1/3 आता है। और ये एक लाइन के, ये दूसरी लाइन के, बताओ प्रोपोर्शन में कितना आंसर है सबका? 1/3। ऐसा क्यों होता है? प्रोपोर्शन में क्यों आता है? प्रोपोर्शन में इसलिए आते हैं क्योंकि उनका एक ही स्केलर मल्टीपल रहता है ना। आप पढ़े थे ना, कोलिनियर या पैरेलल का क्या होता है? एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल। मान के चलो इस पे वेक्टर p है और इस पर वेक्टर कौन है? q है, और ये अगर ऐसा है या फिर इस पर p है, इस पर p है समझो, इस पर q है। बताओ पैरेलल दिया, इसका मतलब क्या होता है? एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल। मैंने स्केलर कौन सा लिया? 3 लिया, तभी तो ये ऐसे लिया ना। ये 2 1 5 लिया, ये क्या लिया? 6 3 15, क्योंकि वो स्केलर मल्टीपल मैंने 3 लिया। चेक कर लो, बताओ वेक्टर q कौन सा है? वेक्टर q बताओ, वेक्टर q बताओ। मैं पूछ रहा हूँ वेक्टर q कितना है? 2i 1j। सर वो तो 2 1 5, ये तो डायरेक्शन रेशियो है। कौन है वो? फिर वो तुमने 2i 5j कैसे लिखा? अरे भूल गए अभी के भी? अरे डायरेक्शन रेशियो में कौन रहता है? वेक्टर रहता ना। डायरेक्शन रेशियो से क्या बना सकते हो? तो वेक्टर बना सकते हो। अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो वही वेक्टर क्यू है। कौन है वेक्टर क्यू? 2i j और 5 हो गया। और वेक्टर p कितना है? 6i 3j 15। बताओ वेक्टर p और q में रिलेशन कौन सा है? दोनों पैरेलल होने के कारण वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल। स्केलर कौन सा लिया? 3। ये वेक्टर q है। करो मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3j और 15k। बोलो आया कि नहीं? वेक्टर p वैसे ही आया ना। तो प्रोपोर्शन में आने चाहिए वो, क्योंकि उनमें एक ही स्केलर मल्टीपल है। कोई भी एक नंबर सबको मल्टीप्लाई करता है ना, तो नए नंबर उस मल्टीप्लाई में आता है। उस मल्टीपल में आने के बाद उनका रेशियो सेम आता है, ऐसा है। तो ये है इनमें कि अगर दो वेक्टर, कैसे दो वेक्टर बोलो या लाइंस बोलो, कैसी है? पैरेलल और कोलिनियर, तो कैसे रहेंगे? उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे रहेंगे? ये डायरेक्शन। और बताओ दूसरा, बताओ अगर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 और इस लाइन के, बताओ दोनों लाइन कैसी है? दोनों लाइन बोलो या दोनों वेक्टर बोलो, अगर कैसे है? परपेंडिकुलर, बोलो क्या होगा? ये डायरेक्शन इफ लाइंस आर, लाइंस और ब्रैकेट में क्या लिखूं? वेक्टर्स आर कैसे? परपेंडिकुलर। तो बता सकते हो क्या होगा? आप में से कोई बताएगा क्या होगा? सोचो, टाइम दे दिया। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ये A1 B1 C1 और A2 B2 में क्या रिलेशन बनेगा? लगाओ दिमाग। यानी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर, तो लाइन बोलो या तो वेक्टर बोलो, अगर कैसे है? परपेंडिकुलर है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो में पता है, इसका मतलब दोनों के वेक्टर बताएं, बनाए वेक्टर। अब बताओ दोनों वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। बताओ क्या आंसर है? बोलो ना, मैं वही आंसर तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। वो अगर तुमने डायरेक्ट बता दिया होता तो कितना अच्छा होता। ये वेक्टर p और ये हाँ, और ये वेक्टर q ना, हाँ, इक्वल टू कितना है? 0। बोलो क्या करते हैं? आएगा के साथ ना, A1 J का J के साथ, यानी अगर दो लाइंस या दो वेक्टर कैसे है? परपेंडिकुलर, तो कौन सा फॉर्मूला बनता है? A1 A2 B1 C1। ये किसी ने आप में से डायरेक्ट बता दिया तो उसका थोड़ा सा सोच के, आप यहाँ तक सोच लिया था तुमने कि हाँ सर अगर परपेंडिकुलर तो दो वेक्टर बनाएंगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना लेंगे? 0। तो उसके बाद वाला आंसर बताओ ना मुझे क्या आता है। तो डॉट प्रोडक्ट जब तुम करने जा रहे हो तो आंसर क्या आता है? I को मल्टीप्लाई करता है ना, ये A1 और ये A2 है, A1 A2, फिर क्या होगा? B1 B2, फिर होगा C1 C2 इक्वल टू कौन है? 0। बन गया फॉर्मूला।
यानी उन्होंने फार्मूला बनाया तो ऐसे नहीं बनाया ना, ठीक है ना। अब आपको डायरेक्ट लिख के दिया कि भाई अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है A1 * B1 * C1 = 0, क्यों, उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। अगर भाई दो लाइंस कैसी है, वो लीनियर है पैरेलल, तो रेशियोज कैसे रहते हैं, प्रोपोर्शनल। क्योंकि स्केलर मल्टीपल रहता है तो सबको सेम ही लगाना है, डिवीजन के सेम लगाना है। लिखो अब इसके बाद नेक्स्ट दो क्वेश्चन बचे और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो, और वो अभी 5 से 6 की बैचेस में, वो आधे घंटे में हो जाएंगे, 5 से 5:30 में। तो 5:30 बजे किसी को रुकना है और किसी को जाना है, ठीक है। देखो